Hello everyone. In this lecture I am going to cover the amendments applicable for June 2020 exam in the paper Corporate Restructuring, Insolvency, Liquidation and Winding Up, जो न्यू सिलेबस का पेपर है आपका। और इस पेपर के अंदर स्पेसिफिकली द टॉपिक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इस टॉपिक कॉन्टेक्स्ट में। बाकी सारे टॉपिक्स, ये अमेंडमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में बाकी टॉपिक्स अमेंडमेंट मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए। तो ये सिर्फ न्यू सिलेबस के हिसाब से मैं बताने जा रहा हूँ कि साहब जो इंसॉल्वेंसी एंड ओल्ड सिलेबस का मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा। तो ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली, न्यू सिलेबस के पेपर के अंदर जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जिसपे मैंने आपको जो ऑलरेडी मटेरियल दे रखा है, उसमें चैप्टर नंबर 14 14 से लेकर 22 जो अलग से मैंने सप्लीमेंट मटेरियल दे रखा है। इस चैप्टर का टॉपिक तो एक ही है, बट उसके अलग अलग चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 14 से लेकर 22, उन सारे चैप्टर्स के अंदर रिलेटिंग टू दिस टॉपिक इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड 16, द अमेंडमेंट्स आई एम गोइंग टू कवर इन टुडेज लेक्चर विच आर एप्लीकेबल फॉर जून 2020 एग्जाम। और ये अमेंडमेंट कब हुए हैं? ड्यूरिंग द पीरियड 1 जुलाई 2019 टू 31 दिसंबर 2019। इस पीरियड के अमेंडमेंट्स जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं मैं कवर करने जा रहा हूँ, जो कि आपको सप्लीमेंट मैंने जो प्रोवाइड कर रखा है इन दिस पेपर रिलेटिंग टू दिस टॉपिक, चैप्टर नंबर 14 से लेकर 22। लेकिन टॉपिक एक ही, लॉ एक ही, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो मैं पेज नंबर बताता जाऊंगा कि इस पेज पे क्या अमेंडमेंट है, उसका क्या इफेक्ट है, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखिए आपका, यू कम टू द पेज नंबर 10। मैं पेज नंबर बताता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन हो। उसमें आपके टॉपिक है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर बेयर प्रोविजन सेक्शन 7। मतलब सेक्शन 7 एज इट इज पूरा कोड किया हुआ है। उस सेक्शन 7 में सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, उसमें आपको पहले सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 दे रखा है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो 7.1 जहां कंप्लीट हो एक्सप्लेनेशन, 7.1 के बाद एक्सप्लेनेशन से पहले 2 प्रोविजंस ऐड हो गए। 2 provisions have been added. It means after section 7 subsection 1 but before explanation, मतलब सबसेक्शन 1 के साथ एक्सप्लेनेशन भी है, सबसेक्शन 1 के बाद और एक्सप्लेनेशन से पहले सबसेक्शन 1 के 2 प्रोविजो ऐड हो गए। यहाँ पे 2 प्रोविजोस हैव बीन एडेड। वो 2 प्रोविजोस क्या हैं मैं बता देता हूँ। आप सब जानते हैं प्रोविजो का फंक्शन क्या होता है, कि जो फोरगोइंग प्रोविजन उस पर कंडीशन लगाता है। तो सेक्शन प्रोविजो किसके साथ लगा? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के साथ। इस सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, पहले उसको थोड़ा ब्रीफली समझे। वो बोलता है साहब, मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट डिटर है एक्स लिमिटेड, इसके अगेंस्ट कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर अकेला और या दूसरे फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिलके इसके अगेंस्ट पिटीशन लगा सकता है टू द एनसीएलटी फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। यही है, ये अकेला लगा सकता है, दूसरे क्रेडिटर के साथ मिलकर लगा सकता है। लेकिन कुछ केसेस में कंडीशन आ गई है कि साहब एक सर्टेन नंबर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर मिलकर लगा सकते हैं। तो सबसेक्शन 1 से क्लियर नहीं, सबसेक्शन 1 से तो लग रहा है एक सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर लगा सकता है, वो चाहे तो दूसरे फाइनेंशियल क्रेडिटर मिलकर भी लगा सकता है, बट कम से कम कितने, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन प्रोविजन में आ रहा है कि उस पर्टिकुलर केसेस में कि साहब जहां फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगाएंगे वहां एक सर्टेन नंबर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर कंडीशन फुलफिल होगी, तभी दे आर अलाउड टू फाइल द एप्लीकेशन
फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआरपी। वो दो प्रोविजन में दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, दोनों में बात वही है, एक सर्टेन कंडीशन इतने नंबर ऑफ क्रेडिटर मिलकर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बिना उनकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी इन सर्टेन केसेस। पहला प्रोविजन देखिए, फर्स्ट प्रोविजन, मटेरियल वगैरह सब आपको मिलेगा, मेरा पर्पस लिखा हुआ भी बोल के समझा, लेकिन समझ लीजिए मटेरियल सारा है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ समझाना जरूरी है। फर्स्ट प्रोविजन, इट सेज दैट अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की हम बात कर रहे हैं विच इज गिवन द सेक्शन 21 सबसेक्शन 6A क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। अब आपको ये याद नहीं आ रहा वो सब ये कहां पढ़ा है, अभी मतलब कहां पे देखिए, ये आपने इस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एक टॉपिक पढ़ा था, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स सेक्शन 21, वहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग, मैं पूरा पढ़ देता हूं। फर्स्ट प्रोविजन, प्रोवाइडेड दैट फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर, कौन सा फाइनेंशियल क्रेडिटर, विच आर रेफर्ड टू इन क्लॉजेज ए एंड क्लॉज बी, क्लॉजेज ए एंड बी ऑफ सबसेक्शन 6A ऑफ सेक्शन 21, एन एप्लीकेशन, इस कॉन्टेक्स्ट अगर ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है, एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द CIRP against the corporator shall be filed jointly by not less than 100 of such creditors in the same class or not less than 10% of total number of such creditors in the same class whichever less। देख क्या मतलब है, पहली बात आपको याद हो, यहाँ पे जैसे था ना कि कंपनी ने मान ली कोई सिक्योरिटी इशू कर रखी है, क्लास ऑफ सिक्योरिटी, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा, याद हो डिवेंचर होल्डर्स, क्या दे कैन बी नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, उनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट लाइक डिवेंचर ट्रस्टी समथिंग लाइक दैट। एक क्लास ऑफ ये 21 सबसेक्शन 6 से क्लॉज ए, ऐसे क्लॉज बी में कुछ अदर क्रेडिटर्स है जिसका एक सर्टेन नंबर है, मान ली ये इसके फाइनेंशियल क्रेडिटर, ये वाले फाइनेंशियल क्रेडिटर जो यहाँ कवर्ड है, ये डिवेंचर होल्डर्स ही हैं। कंपनी ने बहुत सारे डिवेंचर इशू करके बहुत सारे लोगों वो अप्लाई करना, डिवेंचर होल्डर इज ऑल्सो फाइनेंशियल क्रेडिटर, वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो उस केस में बोल रहा है कि जिस क्लास के वो क्रेडिट फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, जैसे डिवेंचर होल्डर एग्जाम्पल ले लें, उस क्लास में एक तो है 100 फाइनेंशियल उस क्लास के, और 10% ऑफ टोटल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ दैट क्लास विच एवर इज लेस, इतने बंदे मिलकर अप्लाई करेंगे तभी एप्लीकेशन एंटरटेन होगी। एक तो नंबर वाइज 100 या जो टोटल फाइनेंशियल के उस क्लास के उसका 10% विच एवर लेस। मैं एग्जांपल लेता हूं, मान ली कंपनी ने टोटल 300 डिवेंचर होल्डर, कंपनी के 300 डिवेंचर होल्डर्स हैं, 300 का 10% निकालो 30, 100 और 30 विच एवर लेस, तो लेस क्या हो गया 30, तो 30 या 30 से ज्यादा डिवेंचर होल्डर मिलकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन माने वही अगर 3 की जगह मेरे डिवेंचर होल्डर 1200 हैं, नंबर डिवेंचर होल्डर 1200 हैं, तो 1200 का 10% कितना हो 120, तो 100 और 120 विच एवर लेस, तो लेस क्या हो गया 100, तो 100 या 100 से ज्यादा डिवेंचर होल्डर मिलकर अप्लाई कर सकते हैं। तो कह सकते हैं इसमें स्पेसिफिकली पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में बात कर रहा है। अगर इस तरह के फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं तो उस केस में पिटीशन लगाने के लिए कम से कम कितने फाइनेंशियल क्रेडिटर मिलकर अप्लाई करेंगे तभी वो पिटीशन एंटरटेन होगी, अदरवाइज पिटीशन एंटरटेन नहीं होगी। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। तो कह सकते हैं कि सबसेक्शन 1 में जो बात कर रहे थे उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने पहला प्रोविजन डाल के एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर कॉन्टेक्स्ट में हमने एक एडिशनल कंडीशन लगा दी कि कम से कम इतने फाइनेंशियल क्रेडिटर मिलकर अप्लाई करेंगे तभी एप्लीकेशन एंटरटेन होगी फॉर इनिशिएटिंग द CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। नाउ कमिंग टू सेकंड प्रोविजन, वो भी सिमिलर है बट वो अलग कॉन्टेक्स्ट में। हमने पढ़ा था कि साहब एक पॉइंट आपको याद हो, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें डिस्कस किया था, और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में जो कवर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो भी सेक्शन 7 में अप्लाई कर सकता है फॉर इनिशिएटिंग द CIRP। मान ली कोई अलॉटी ऑफ रियल स्टेट प्रोजेक्ट है, याद है ना पढ़ा था, अलॉटी ऑफ रियल स्टेट प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर ये अप्लाई करना चाहते हैं किसी रियल स्टेट प्रोजेक्ट का कोई अलॉटी है, ही वांट्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द CIRP अगेंस्ट अ कॉर्पोरेटर, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ऐसा है, वही भी फाइनेंशियल क्रेडिटर इज इन द नेचर ऑफ अलॉटी ऑफ रियल स्टेट प्रोजेक्ट, अगेन यहां भी सिमिलर कंडीशन है, कम से कम 100 अलॉटीज ऑफ द सेम प्रोजेक्ट और 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ अलॉटीज ऑफ द सेम प्रोजेक्ट विच एवर इज लेस, इतने लोग मिलकर ही अप्लाई कर सकते हैं, उससे कम लोग अप्लाई नहीं। सेम कंडीशन है, वो एक
डिवेंचर होल्डर्स का एग्जाम्पल दिए, अलॉटी ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, सेम कंडीशन है, एक कम से कम 100 अलॉटी ऑफ द सेम प्रोजेक्ट और 10% टोटल नंबर अलॉटी ऑफ सेम प्रोजेक्ट विच लेस, मिनिमम ये कंडीशन फुलफिल करके अप्लाई कर सकते हैं, देन एंड ओनली द एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन। तो ये आपका दे रखा, देखिए सेकंड प्रोविजन पढ़ भी देता हूँ, प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल क्रेडिट, कौन सा फाइनेंशियल क्रेडिट, वो अलॉटीज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द CIRP against the corporate shall be fined jointly by not less than 100 of such allottees under the same real estate project or not less than 10% of such allottees under the same real estate project, whichever is less, whichever is less. Is that okay with everyone? Is that clear? So एक ये, अब देखिए इसके अंदर अगला इसी सेक्शन में ऑन पेज नंबर 10, सेम पेज पे सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 में एक प्रोविजन ऐड हो गया। सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 इसके अंदर क्या ऐड हो गया, प्रोविजन। क्या प्रोविजन ऐड हो गया, प्रोवाइडेड दैट इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आर नॉट असर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट एंड पास एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 5 विद इन सच टाइम, इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन इन राइटिंग फॉर द सेम। अगर आपको याद हो सबसेक्शन 4 में वहां लिखा हुआ है आपके बुक में, सबसेक्शन 4 में ये है इज विद इन 14 डेज ऑफ द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, या तो NCLT एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन को या तो एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है, और जो भी आपने किया उसका सबसेक्शन 5 में, सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 में ऑर्डर पास करना है कि आपने एडमिट कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, लेकिन 14 डेज का टाइम है जिसमें आपको या तो एडमिट करना और अकॉर्डिंगली ऑर्डर हैज टू बी पास ऑफ एडमिशन रिजेक्शन अंडर सबसेक्शन 5। ये बोल रहा प्रोविजन जो ऐड हुआ, ये बोल रहा है अगर 14 दिन बीत गए, नीदर यू पास एन ऑर्डर फॉर एडमिटिंग द एप्लीकेशन नॉर यू पास एन ऑर्डर फॉर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, तो दोनों में कुछ भी नहीं किया, 14 दिन बीत गए, मतलब आप इनडिसाइसिव हैं, तो उस केस में ऐसा क्यों हुआ, उसके क्या रीजंस हैं, उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करना है, और ये जिससे कि पता हो कि कोई जेन्युइन रीजंस है, ठीक है। इट मीन्स इफ द NCLT इज नॉट एबल टू ईदर एक्सेप्ट एडमिट द एप्लीकेशन और रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड अकॉर्डिंग नॉट एबल टू पास द ऑर्डर फॉर द सेम within 14 days of the date of making the application, the NCLT will have to record the reasons for the same, कि ऐसा क्यों हुआ, क्या extraordinary reasons है जिसकी वजह से सबने ऐसा किया, उसका ठीक है। Provided if the adjudicating authority has not ascertained the existence default and passed the order under subsection 5, subsection 5 में order ये या तो admit का या reject का within 14 or within such time by 14 days, then it shall record its reasons in writing, कि आपको उसके reasons writing में record करने पड़ेंगे, हिसाब क्या। तो ये सेक्शन 7 में सबसेक्शन 1 के साथ 2 प्रोविजन ऐड हो गए और सबसेक्शन 4 के साथ एक प्रोविजन ऐड हो गया, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इसका ये जो सेक्शन 7 में जो चेंज हुआ उसका इफेक्ट पेज नंबर 11 पे, क्योंकि पहले तो सेक्शन एज इट इज है और उसी का आगे के आगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, तो सेम चीज का इफेक्ट आगे एक्सप्लेनेशन में भी आएगा। पेज नंबर 11 पे फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट द कॉर्पोरेट बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो दोनों प्रोविजन सबसेक्शन 1 के साथ। और फिर पेज नंबर 11 पे फिर आपको टाइम फ्रेम फॉर सर्टेन एग्जिस्टेंट डिफॉल्ट, यहाँ पर भी उसका इफेक्ट, ये सब सेक्शन 4 के साथ जो प्रोविजन ऐड हुआ है उसका इफेक्ट यहाँ पे आ रखा है। मतलब पहले जो सेक्शन में क्या इफेक्ट था उसका एक्सप्लेनेशन साथ में, तो ऑब्वियसली वहां भी इसका इफेक्ट आ गया। तो मैंने दोनों चीज अलग अलग लिख के दी, जिससे आप वो नोट्स पूरे अपडेट कर लें, कहाँ का नोट्स में किसके साथ क्या पढ़ना, ठीक है। लेकिन मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, नोट्स में मैंने सब दे दिया है। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पे एक टॉपिक दे रखा है, कमेंसमेंट ऑफ CIRP। दैट इज सेक्शन 9 सबसेक्शन 6, कमेंसमेंट ऑफ CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये टॉपिक दे रखा है। इसमें 2 सेंटेंस है। पहले तो बोला कि साहब जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई उस दिन से इंसॉल्वेंसी कमेंस हो जाएगी, द डेट ऑफ कमेंसमेंट इज द डेट ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन। फिर लिखा हुआ अगर मान लिया एट द टाइम ऑफ एडमिटिंग द एप्लीकेशन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हुआ, तो बाद में जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगा उस दिन को इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट मानेंगे। तो सेकंड सेंटेंस, हाउ एवर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नॉट अपॉइंटेड और एंडिंग विद अपॉइंटेड बाय NCLT, ये पूरा सेंटेंस ओमिट, सेकंड सेंटेंस ओमिटेड। ये क्यों मैं समझाया था, उसका रीजन, द सेकेंड सेंटेंस इज ओमिटेड।
सेकेंड सेंटेंस पूरा का पूरा ओमिट कर दिया। क्यों कर दिया उसका रीजन बताता हूँ। इस तरह आप खाली कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी एक ही सिंगल सेंटेंस पहला वाला रह जाएगा कि जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई दैट डेट इज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसको हम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मानेंगे। क्लियर है, आपको उस डेट को मानेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? देखिए ये क्यों उसका रीजन मैं समझाता हूं। एक्चुअली क्या है, commencement of CIRP, this term is defined under section 5 clause 12, यहां डिफाइन किया हुआ और वहां ये लिखा हुआ कि जिस दिन सेक्शन 7 में एप्लीकेशन एडमिट होती है, 9 में या 10 में, उस डेट को हम डेट ऑफ कमेंसमेंट मानते हैं। फिर उसी में लिखा हाउएवर उस दिन IRP अपॉइंट नहीं हुआ तो भी जिस दिन IRP अपॉइंट होगा बाय द NCLT उस दिन मानेंगे। लेकिन जो बाद वाली बात जो है ना कि बाद में अगर अपॉइंट होता है वो वाली बात ओमिट हो गई। मतलब ये कमेंसमेंट ऑफ CRP जो सेक्शन 5 क्लॉज 12 के अंदर डिफाइंड है, यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस हाउएवर करके लिखा वो ओमिट हो गया, मतलब वो अमेंडमेंट से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। आगे एक सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 आएगा, वो भी मैं पढ़ूंगा, आज अमेंडमेंट में डिस्कस करूंगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 वहां पे आएगा साहब IRP shall be appointed by the NCLT, आपने पढ़ा हुआ है, विद इन 14 days फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर शुरू में एट द टाइट डेट ऑफ एडमिटिंग द एप्लीकेशन का IRP अपॉइंट नहीं हुआ तो विद इन 14 days फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग से 14 दिन के अंदर आपको IRP अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन वहां भी अमेंडमेंट है कि सर 14 दिन का टाइम अब नहीं है, जिस दिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है उसी दिन IRP आपको NCLT अपॉइंट करेगा, उसी दिन अपॉइंट करेगा। एक्चुअली गड़बड़ एक और भी थी कि जब इंसॉल्वेंसी कमेंस हुई नहीं, आप वहां से 14 दिन बोल रहे हैं, अब वहां बोलेंगे जिस दिन आपको IRP अपॉइंट होगा उस दिन इंसॉल्वेंसी। देखा जाए प्रोविजन में कॉन्ट्राडिक्टिंग प्रोविजन था, इसको कॉन्ट्राडिक्शन को इन्होंने ठीक कर दिया। अब सीधा ये बोल रहा है कि सब जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट वही डेट है जिस दिन आपको एप्लीकेशन एडमिट हुई 7, 9, 10 में, और उसी दिन आपको अगर या तो IRP ऑलरेडी प्रपोज बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर है या ऑपरेशनल क्रेडिटर या कॉर्पोरेट इटसेल्फ, और उसी चीज को अगर NCLT ने अप्रूव कर दिया तो वही आपका IRP हो गया। और उसने नहीं किया तो IRP NCLT अपॉइंट कर उसी डेट को जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, एंड वही डेट आपकी इंसॉल्वेंसी, मतलब सारी चीज मैच कर जाएगी। जो दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई आपने ऑलरेडी कोई IRP का नाम प्रपोज किया तो अपनी एप्लीकेशन में एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर और एज ए ऑपरेशनल क्रेडिटर और एज ए कॉर्पोरेटर सेक्शन 7, 9, 10, तो उस केस में जो और उसको NCLT ने अप्रूव कर दिया तो फिर तो वही आपका IRP हो गया। और ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली IRP will be appointed by the NCLT on the same date on the date of admitting the application, that is insolvency commencement date। तो एक्चुअली सब मल्टीपल जगह इसका इफेक्ट है, क्योंकि कुछ चीजें कॉन्ट्रडिक्शन थी पहले। तो एक तो डेफिनेशन अमेंड हुई, यहाँ पे इसका इफेक्ट आया, और उसका इफेक्ट आपको डेफिनेशन की जो इफेक्ट मैंने जगह जगह डाल रखा था उस सब जगह उसका इफेक्ट आ गया। नेक्स्ट आपको सेक्शन नंबर 11 पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 सेक्शन 11, इसमें एक नया सेंटेंस लास्ट में ऐड हो जाएगा, एट द लास्ट ऑफ सेकेंड पैरा, लास्ट में आपको सेकेंड पैराग्राफ के लास्ट में आपको, ठीक है, वही बोल रहा है कि साहब उसमें लिखा ना साहब किस किस केस में, उसमें सेक्शन 11 क्लॉज ABCD दे रखा है कि साहब इन केसेस में कोई फॉल करता है तो वो आपको CRP कमेंस करने के लिए, हु कैन नॉट बी द पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द एप्लीकेशन। लेकिन फर्दर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 प्रोवाइड्स, नया एक्सप्लेनेशन ऐड हो गया, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पहले से, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आ गया। फर्दर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 प्रोवाइड नथिंग इन दिस सेक्शन से प्रिवेंट अ कॉर्पोरेटर रेफर टू इन क्लॉज A to D फ्रॉम इनिशिएटिंग CRP अगेंस्ट द अनदर कॉर्पोरेटर। क्या मतलब हुआ, मान लो एक्स लिमिटेड कॉर्पोरेटर है, वो अगर सेक्शन 11 क्लॉज ABCD इनमें कहीं फॉल करता है, अगर ये फॉल करता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ये अपने अगेंस्ट आपको CRP कमेंस करने का एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, क्लियर, नहीं लगा सकता, सेक्शन 10 में जो पढ़ा था बाय द कॉर्पोरेटर इटसेल्फ। लेकिन एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो नया ऐड हुआ बाय अमेंडमेंट, वो ये बोल रहा है
ठीक है, आप अपने अगेंस्ट सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे कॉर्पोरेट डिटेलर से वाई लिमिटेड इसके फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं या इसके आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहें तो इसके अगेंस्ट आप सीआरपी कमेंस करने की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इट मीन्स दैट अगर आप ABCD में फॉलो करते किसी में भी, तो अपने रिस्पेक्ट में सेक्शन 10 का इस्तेमाल नहीं कर सकते कमेंसिंग सीआरपी। लेकिन मतलब इस सेक्शन का प्रोविजन अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं, वो आपको दूसरे किसी कॉर्पोरेट डेटा के रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन लगाने से रोक नहीं रहे, मतलब कि अलाउड है। इसका अगर ये एक्स लिमिटेड किसी दूसरे कॉर्पोरेट डेटा के फाइनेंशियल क्रेडिटर है या ऑपरेशनल क्रेडिटर है, तो आप उसके अगेंस्ट चाहें तो सीआरपी कमेंस करने की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इट हैज बीन स्पेसिफाइड थ्रू एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इन सेक्शन नंबर 11, क्योंकि ये पहले था नहीं, ये नाउ इट हैज बीन एडेड। नाउ अगेन पेज नंबर 18, सेम पेज पे जो टॉपिक देखा आपका टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ सीआरपी। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ सीआरपी सेक्शन नंबर 12। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ सीआरपी सेक्शन नंबर 12। देखिए, in this case time limit for completion of CRP section number 12, इसमें एक सेकेंड प्रोविजन लास्ट में ऐड हो गया है। एक प्रोविजन तो ऑलरेडी फर्स्ट प्रोविजन उसमें ऑलरेडी दे रखा लास्ट में सेक्शन 12 के लास्ट में, और एक सेकेंड प्रोविजन लास्ट में ऐड होगा। वो क्या है देखिए, आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसके अंदर, जनरली सीआरपी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट, और फर्दर वन टाइम एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज हो सकता है। ये पढ़ा है, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 270 डेज। लेकिन अभी तक ये होता था, मान लिया एक्स लिमिटेड कॉर्पोरेटर, अगर इसके अगेंस्ट कोर्ट में कोई लिटिगेशन लग जाए, मान लिया किसी ने कोई केस कर दिया कोर्ट में, नॉट रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी कोर्ट, मतलब जनरल कोई केस है, कोई लिटिगेशन फाइल होगी, तो जो लिटिगेशन पीरियड था वो इसमें काउंट नहीं होता था। मतलब कैसे, वो पूरा का वो लिटिगेशन पीरियड इसमें एक्सक्लूड हो जाता था। तो उस चक्कर में कई बार पीरियड बहुत खिंच जाता था। अब सोचिए, देखिए, मान लिया लिटिगेशन पीरियड 200 दिन का हो गया, तो और मान लिया जैसे इंसॉल्वेंसी कमेंस हो गई, उसके 5-7 दिन का किसी ने कोर्ट में केस डाल दिया अगेंस्ट द कॉर्पोरेटर, और 200 दिन तक 3 साल 2 साल 4 साल तक मान लो केस चलता रहा, तो 4 साल तो इस काउंट ही नहीं होगा, मतलब वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वेल कैलकुलेटिंग 270 डे। तो पर्पस ही डिफीट हो गया, फास्ट कहाँ हो रहा है। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक सेकेंड प्रोविजन ऐड किया गया है, जो इन द सेक्शन 12, वो देख क्या बोलता है, वो ये बोलता है 180 + 90 जो पहले था, प्लस टाइम टेकन। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग हो जाती है अगेंस्ट द कॉर्पोरेटर कोई भी, वो सब मिला के मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 330 डेज। हमने इसको भी मिला के अपर लिमिट लगा दी है, मतलब इसको एक्सक्लूड नहीं करना, आप इसे भी काउंट कर लीजिए, लेकिन मिला के भी 330, मतलब जनरली 270, लेकिन कोई लीगल प्रोसीडिंग होती है तो हम 60 दिन एक्स्ट्रा और दे सकते हैं, 330 तक जा सकता है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। एंड अगर 330 डेज के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ, इन दैट केस 330 डेज खत्म होते ही उसके अगले दिन ये इसकी लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगी, उस कॉर्पोरेटर की क्या स्टार्ट होगी। अदरवाइज इफ नॉट कंप्लीटेड इन 330 डेज, देन इट इम्प्लाइज दैट इट विल गो इनटू द लिक्विडेशन। तो उससे क्या होगी, हमने जो लूपहोल था, ये कोई लिटिगेशन डाल दिया और चीजें खिंचती जाएं, उसको खत्म कर दिया है। तो ये बात सेकंड प्रोविजन में लिख दी है कि साहब अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग वगैरह हो जाती है उसको मिला के भी, एंड 180 + 90, एंड अगर लीगल प्रोसीडिंग नहीं होती तब 330 अलाउड नहीं है, तब 270 मैक्सिमम अलाउड है। जनरली 180, एक्सटेंशन ऑफ वन टाइम मैक्सिमम 90 डेज, ठीक है। और अगर लीगल प्रोसीडिंग होती है उसको मिला के मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 330 डेज, इससे ज्यादा अलाउड नहीं, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। इससे क्या हमने क्लैरिटी आ गई। पहले क्या था, इसके वो कुछ लॉ नहीं होता, जितना टाइम लगता था वो एक्सक्लूड होता रहता, बट नाउ इसको इंक्लूड करके भी 330 से ऊपर नहीं जाएगा। एंड टू प्रोवाइड दैट सेकंड प्रोविजन हैव बीन एडेड इन सेक्शन नंबर 12। Now the next amendment in the same topic, IBC code, page number 24-25, एक टॉपिक हमें सेक्शन नंबर 14 मोरिटोरियम।
मोरिटोरियम। इसमें सबसेक्शन 1 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है, एक्सप्लेनेशन आफ्टर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के बाद। वो एक्सप्लेनेशन ये बोलता है, मान लिया एक कंपनी एक्स लिमिटेड कॉर्पोरेटर है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या कोई और अथॉरिटी से कोई लाइसेंस मिल रखा है, परमिशन मिल रखा है, कोई रजिस्ट्रेशन मिल रखी है, वो सब सस्पेंड या टर्मिनेट नहीं होंगे बिकॉज ऑफ मोरिटोरियम। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट डेटा की लाइबिलिटीज के ऊपर मोरिटोरियम है वो रुक जाएंगी, सीज हो जाएंगी कुछ टाइम के लिए, लेकिन इसके जो राइट्स हैं, गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंस, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई परमिशन, उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो चीज अगर इफेक्टेड हो जाएंगी तो डोंट यू थिंक इसका बिजनेस ही रुक जाएगा। हालांकि इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जो मोरिटोरियम पीरियड में आप वो लाइसेंस यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट का या परमिशन या कोई रजिस्ट्रेशन, तो उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट को फीस पेबल है मोरिटोरियम पीरियड की, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, वो फीस आपकी कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए जो मोरिटोरियम पीरियड की ड्यू हो रही है। मैं वो पढ़ देता हूं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, द सबसेक्शन सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained any of the law for the मतलब overriding effect है, any of the law for the time in force, a license, permit, registration, quota, concession, clearance or similar grant or right given by central government, state government, local authority, sector regulator like RBI, that insurance का IRDA or any other authority constituted under any of the law for the time in force shall not be suspended or terminated। मतलब इस तरह का कोई लाइसेंस, परमिशन, कंसेशन, इस तरह की चीज सस्पेंड नहीं, shall not be suspended or terminated on the grounds of insolvency, इस ग्राउंड पे टर्मिनेट या सस्पेंड नहीं होंगे, subject to the condition that there is no default in payment of current dues arising for the use or continuation of the license, permit, registration, quota, concession, clearance or similar grant or right during the मतलब मोरिटोरियम पीरियड में आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी चार्जेस गवर्नमेंट के टुवर्ड ड्यू होते हैं वो आप पे पे करने में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो आपका ये सब राइट सस्पेंड या टर्मिनेट नहीं होंगे। इवन इफ द कंपनी कॉर्पोरेटर है गॉन इनटू इंसॉल्वेंसी, तभी आप सीआरपी हो गया, कमेंस हो गया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में यहाँ पे ऐड हुआ है। अब आप सेक्शन 14 के अंदर ही एक सबसेक्शन 2 है जिसमें लिखा हुआ कि साहब मोरिटोरियम के बाद भी, इंसॉल्वेंसी कमेंस होने के बाद भी जो सप्लाई एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज वो इफेक्ट नहीं होगी, वो कंटिन्यू रहेगी, जिससे क्या होगा बिजनेस में कोई बैठ, जैसे बताएं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, ये चीजें बंद हो जाएगी, काम कैसे करोगे, बिजली नहीं आएगी, ऑफिस कैसे चलेगा। ये 14 सबसेक्शन 2 है, तो एज इट इज में कोई चेंज नहीं है। इस 14 सबसेक्शन 2 के बाद एक सेक्शन 14 सबसेक्शन 2A ऐड हो गया। वो क्या बोलता है, सेक्शन 14 सबसेक्शन 2A जिसे न्यू एडेड, वो क्या बोलता है, ये बोलता है मान लिया एक कॉर्पोरेट डेटा एक्स लिमिटेड इस कॉर्पोरेट डेटा की सीआरपी कमेंस होगी, ठीक है, सीआरपी हैज बीन कमेंस्ड। नाउ अगर इसके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ये लगता है कि कुछ गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई जरूरी है, अदरवाइज ये एज ए गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाएगा, इसका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सप्लाई और रॉ मटेरियल, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, रॉ मटेरियल की सप्लाई बंद हो जाए तो कह सकते हैं फैक्ट्री बंद हो जाएगी, बिजनेस ही बंद हो जाता है, एज ए गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाएगा। तो उसकी सप्लाई भी कंटिन्यू होगी, उसकी सप्लाई भी कंटिन्यू, वो भी इफेक्ट नहीं होगी, वो भी आपको इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन प्रोवाइडेड मोरिटोरियम पीरियड में जो सप्लाई हो रही है उसकी पेमेंट में कोई मतलब उससे पहले जो सप्लाई है मोरिटोरियम पीरियड, उसके मतलब मानिए मोरिटोरियम पीरियड में इसकी सप्लाई जो भी आप वो कर रहा है गुड्स और सर्विसेज की, उसको आप मोरिटोरियम पीरियड का जो ड्यू अमाउंट है उसको पे करने में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये बोलते कि साहब इसकी सप्लाई भी जरूरी है तो वो सप्लाई भी कंटिन्यू, प्रोवाइडेड इज नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस सप्लाई ड्यूरिंग द मोरिटोरियम पीरियड। मैं एक बार थोड़ा फर्क बताता हूँ 14 सबसेक्शन 2 और 14 सबसेक्शन 2A में क्या फर्क है। 14 सबसेक्शन 2 इज ओनली इन द इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इस तरह की बात कर रहे हैं। 14.2 है उसके बियॉन्ड जा रहा है, जैसे रॉ मटेरियल है,
और 14(2) में कोई कंडीशन है कि साहब आप बिजली की सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट ड्यूज जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, ड्यू पेमेंट हो या ना हो वो सप्लाई रुक नहीं सकती, दैट सप्लाई हैज टू बी कंटिन्यूअस। लेकिन 14(2)(a) इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज अदर देन एसेंशियल, लेकिन जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है वैसे एसेंशियल नहीं है, लेकिन आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, आप पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली आपके बिजनेस के लिए एज ए गोइंग कंसर्न जरूरी है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि मोरेटोरियम पीरियड की सप्लाई के रिस्पेक्ट में आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, तब तक के लिए कंटिन्यू, उसके बियॉन्ड ये कंटिन्यू नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया फिर कंटिन्यू नहीं रहेंगे। तो एक नया सब सेक्शन ऐड हो गया है सेक्शन 14। अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशन इस तरह की राय बना ले तो इस तरह, देखिए मैं वो पढ़ देता हूँ। फॉलोइंग सबसेक्शन 2A shall be added after subsection 2 of section 14. Subsection 2A, whether interim resolution professional or resolution professional as the case may be, consider the supply of goods services critical to protect and preserve the value of corporate data and managing the operation of such corporate data is going concern. अगर लगता है ये जरूरी है अदरवाइज मैनेज ही नहीं कर सकते एज ए गोइंग कंसर्न, then the supply of such goods or services shall not be terminated, suspended or interrupted during the period of moratorium, except कब हो सकती है suspend terminate, except where such corporate has not paid dues arising from such supply during the moratorium period or in such circumstance as may be specified. अगर उसने पे नहीं किया, मोरेटोरियम पीरियड की सप्लाई की पेमेंट नहीं की, तब वो सस्पेंड हो सकती है, अदरवाइज सस्पेंड नहीं होगी। अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये डिक्लेयर कर दे कि सब चीज जरूरी है, इसके बिना इट कैन नॉट बी मेंटेन्ड एज ए गोइंग कंसर्न, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको। नाउ सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 में लिखा ना साहब कहाँ का सेक्शन 14 अप्लाई, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 बोलता है कहाँ कहाँ सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। उसमें क्लॉज ए क्या लिखा हुआ है कि सच ट्रांजेक्शन एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। उसके अंदर थोड़ा छोटा चेंज आ गया है, उसमें सच ट्रांजेक्शन के आगे आ गया, सच ट्रांजेक्शन तो पहले वाला तो सेम है, एग्रीमेंट्स और अदर अरेंजमेंट्स एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर और एनी अदर अथॉरिटी। मतलब क्या है, कोई ऐसे ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट मतलब बीच में ऐड क्या हुआ है, सच ट्रांजेक्शन ये तो पहले से था, इसके साथ और ऐड क्या होगा, ये तो पहले से था, एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स एज बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर और एनी अदर अथॉरिटी। मतलब एक्स्ट्रा ऐड क्या हुआ, एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट और लास्ट में एनी अदर अथॉरिटी, ये ऐड हो गया। मतलब गवर्नमेंट अगर कोई ट्रांजेक्शन को नोटिफाई कर दे, कोई एग्रीमेंट को नोटिफाई कर दे, कोई अरेंजमेंट को नोटिफाई कर दे, किससे कंसल्ट करके, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर या किसी अथॉरिटी को, तो उस केस में ऐसे ट्रांजेक्शंस एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स के ऊपर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। तो कैसे थोड़ा वाइड कर दिया है, पहले खाली ट्रांजेक्शन वर्ड था, ट्रांजेक्शन कुड हैव बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट जिसके ऊपर सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट कैन नोटिफाई ट्रांजेक्शंस एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स। और किससे कंसल्ट करके, पहले था ओनली फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, अब क्या है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर और एनी अदर अथॉरिटी। तो 3 चेंजेस सेक्शन 14 जो मोरेटोरियम का सेक्शन है, 14 सबसेक्शन 1 के साथ एक्सप्लेनेशन ऐड हो गया, सेक्शन 14(2) के बाद सबसेक्शन 2 ऐड हो गया, एंड सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए में एक छोटा सा ये सब चेंज है जो मैंने आपको बताया। अतः ये जो 3 चेंजेस सेक्शन 14 में है उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे उस टॉपिक के अंदर आगे भी चेंजेस हैं, जो ये जो सेक्शन में एडिटीज है उसके जो सेक्शन को अलग अलग पॉइंट्स बना के जो एक्सप्लेन किया हुआ है उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट टॉपिक में दे रखा है, नोट्स मैंने सब दे दिया है। अच्छा बीच में एक जगह वो भी फिर चेंज, एक अमेंडमेंट वो भी आ गया, जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की जो डेफिनेशन है बताया था ना, वो जो सेकंड सेंटेंस वो ओमिट हो गया, ये हाउएवर द इंटरिम रेगुलेटर अगर नहीं अपॉइंट हुआ तो बाद में जब एनसीएलटी अपॉइंट करेगी तब वो माना जाएगा डेट ऑफ कमेंसमेंट, वो जो जहां, क्योंकि एक्चुअली इट इज इफेक्ट ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 12 बताया ना, सेक्शन 5 क्लॉज 12 में कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी दे रखी है जिसको डिफाइन किया होता, एंड वहां दोनों बात लिखे थे कि जनरली जिसने एप्लीकेशन एडमिट होगी 7, 9, 10 में, और अगर एप्लीकेशन एडमिट के समय आईआरपी अपॉइंट नहीं हुआ तो उस केस में बाद में जब अपॉइंट होगा आईआरपी तब बाय द एनसीएलटी तब, लेकिन बाद वाला कंसेप्ट हट गया, बताया ना अभी कि साहब अब तो आईआरपी इज अपॉइंटेड ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट इटसेल्फ बाय द एनसीएलटी, अगर पहले से प्रपोज नहीं है बाय द एप्लीकेंट, तो उसमें प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स के अंदर वो सारी चीज आपको ये करस्पॉन्डिंग इफेक्ट सारी जगह आ गए, वो देख लीजिएगा। ये पेज नंबर 24-25 का 25 पे, फिर 25 पे, 26 पे, 26 पे उसका करो, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन, 14 सबसेक्शन 2 का 2A एक्सप्लेनेशन के साथ एक वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट में डेफिनेशन में चेंज आ गया, 14(2) एक नया ऐड हो गया, और
सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, इसमें जो चेंज आया मैंने बताया। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 27। पेज नंबर 27, इसमें एक टॉपिक है अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड ड्यूटीज ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशन, सेक्शन 16-18। इस टॉपिक के अंदर पहला जो सब टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशन, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, उसमें पहले लिखा होता सेक्शन 16 प्रोवाइड द एनसीएलटी शैल अपॉइंट इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन 14 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। और विद इन 14 डेज हट गया ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हो गया। मैंने पहले बताया था कि साहब ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन थे। पहले वो बोला था कि साहब आईआरपी जब अपॉइंट हो कर देगा एनसीएलटी उससे कमेंसमेंट मानेंगे, और यहाँ लिखा था कमेंसमेंट के 14 डेज में अपॉइंट करेगा, दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए इन्होंने यहाँ चेंज किया। और इसका इफेक्ट बताया था डेफिनेशन में आया सेक्शन 5 क्लॉज 12 में, जो बार में बताया कि अब अगर आईआरपी पहले से प्रपोज नहीं है बाय द एप्लीकेंट तो उस केस में, और इंसॉल्वेंसी जिस एप्लीकेशन एडमिट हुई उस दिन अगर मान लिया आईआरपी ऑलरेडी प्रपोज नहीं है, इन दैट केस आईआरपी पार्टी ने एप्लीकेंट ने प्रपोज नहीं किया तो कौन अपॉइंट करेगा? एनसीएलटी। और वर्ड डेट आपको इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हो जाएगी। तो विद इन 14 डेज वाला कंसेप्ट चेंज हो क्या हो गया? नाउ आईआरपी शैल बी अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। तो विद इन 14 डेज की जगह क्या हो गया? ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। नाउ कमिंग टू द पेज नंबर 40। Constitution of Committee of Creditors, Section 21। Constitution of Committee of Creditors, Section number 21। देखिए इसमें सेक्शन 40 सॉरी सेक्शन 21 सॉरी सेक्शन 21 के सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि सब जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर में सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर आएंगे। फिर इसके फर्स्ट प्रोविजन लिखा हुआ है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर मान लीजिए इसलिए देखो इसके फाइनेंशियल क्रेडिटर जो रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट डेटर है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर में नहीं लिए जाएंगे। सेकेंड प्रोविजन बोलता है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो रिलेटेड टू कॉर्पोरेट डेटर हो गए हैं बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेट इन इक्विटी या सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, तो वो रिलेटेड नहीं माने जाएंगे और वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर में कंसीडर किए जाएंगे, मतलब दे विल बिकम द पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ। तो फर्स्ट प्रोविजन बोलता है कि सब वो फाइनेंशियल, पहले तो बोलता है सबसेक्शन 2 बोलता है ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल बी पार्ट ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। फर्स्ट वो बोलता है लेकिन वो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो रिलेटेड टू कॉर्पोरेट डेटर है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर का बायसनेस होगी। फिर सेकंड बोलता है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो रिलेटेड बन गए हैं ऑफ द कॉर्पोरेट, क्यों? बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेट इन इक्विटी, उसे हम आपको फाइनेंशियल कमिटी ऑफ क्रेडिटर लेंगे। रीजन बीइंग वो अपने आप कुछ नहीं बने, इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग बियॉन्ड देयर कंट्रोल। उसी में एक चेंज किया गया इन द सेकंड प्रोविजन आफ्टर द वर्ड कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर द वर्ड और कंप्लीशन ऑफ सच ट्रांजैक्शन एज में प्रिस्क्राइब। ये नए कुछ वर्ड्स ऐड हो गए इन द सेकंड प्रोविजन और कंप्लीशन ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। एज में प्रिस्क्राइब, इसका मतलब ये हुआ अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर किसी कॉर्पोरेट डेटा का रिलेटेड पार्टी बन गया बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेट इन इक्विटी और बिकॉज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, लेकिन एज में प्रिस्क्राइब या आईबीबी प्रिस्क्राइब करेगी, अगर उसकी वजह से कोई फाइनेंशियल रिलेटेड पार्टी बन गया है तो अभी उसे रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे एंड इन फैक्ट ही विल बी कंसीडर्ड एंड ही विल बी मेड द पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। इसका पहले रीजन जिसकी वजह से अगर रिलेटेड पार्टी बन गए
तो फिर भी हम उसे रिलेटेड पार्टी नहीं मान रहे, उसे हम कमेटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट बनाएंगे। उसमें हमने रीजन में एक रीजन और ऐड कर दिया कि अगर वो रिलेटेड पार्टी क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ कन्वर्जन डेट इक्विटी तो पहले से था, और कंप्लीशन ऑफ सच ट्रांजेक्शन एज बी प्रिस्क्राइब्ड, ये चीज और ऐड हो गई। इसकी वजह से अगर रिलेटेड पार्टी बन गया है, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, उसे आपको रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे एंड ही विल बी टेकन इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। एंड इसका सिमिलर इफेक्ट आपको पेज नंबर 43 पे, ये जो सेक्शन में था और जब सेक्शन की एक्सप्लेनेशन दे रखी है तो पेज नंबर 43 पे इसी चीज का इफेक्ट सेम वहां पे भी आपको पेज नंबर 43 पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट पेज नंबर 48, देखिए पेज नंबर 48 पे क्या दे रखा है, राइट्स एंड ड्यूटी द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, पूरा एक सेक्शन है राइट्स एंड ड्यूटी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेक्शन 25 है। एक पूरा इस पेज पे एक ही चैप्टर सेक्शन है, सेक्शन 25 है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेक्शन नंबर 25 है। उसमें एक नया सबसेक्शन ऐड हुआ, सबसेक्शन 3 है, न्यू सबसेक्शन 3A, फॉलोइंग सबसेक्शन 3A हैज बीन एडेड, एक नया सबसेक्शन ऐड कर दिया इन्होंने, सबसेक्शन 3A, इट हैज बीन एडेड आफ्टर सबसेक्शन 3। वो क्या मैं समझाया तो पहले देखिए सबसेक्शन 3 क्या कहता है, जो पहले के उससे रिलेट करेंगे। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, कई सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, तो सबसे अलग अलग इंस्ट्रक्शन लेगा कि साहब वो कैसे वोटिंग करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सबकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, बस सबका अलग अलग चलेगा। इफ यू आर एक्टिंग एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मल्टीपल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। लेकिन कुछ जगह ये चीज ऐसे नहीं हो सकती, इसलिए सबसेक्शन 3A बनाया गया। वो क्या देखिए, सबसेक्शन 3A क्या बोलता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ if someone is the authorized representative of financial creditors covered under section 21 subsection 6A, अगर सबसेक्शन 6A के जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं सेक्शन 21 में, उसके अगर आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उसमें आप कैसे वोटिंग करेंगे, उसका पैटर्न अलग होगा। और ओवरऑल जो सेक्शन 25 में चल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंशियल क्रेडिटर कवर्ड इन सेक्शन 21 सबसेक्शन 6, 21 सबसेक्शन 6A एंड सेक्शन 24 सबसेक्शन 5, ये तीन कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 25A चल रहा है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव राइट्स, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज। सेक्शन 21 सबसेक्शन 6, सेक्शन 21 सबसेक्शन 6A एंड सेक्शन 24 सबसेक्शन 5, तीन कॉन्टेक्स्ट में। अब सबसेक्शन 3 खाली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 6A बोल रहा है। ये बोला अगर इफ यू आर फाइनेंशियल, अभी बता जैसे मान ली डिवेंचर होल्डर्स हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर जो यहाँ कवर्ड हैं वो मान ली डिवेंचर होल्डर्स हैं, मान ली एक्स लिमिटेड कंपनी के बहुत सारे डिवेंचर होल्डर्स हैं, उन डिवेंचर दे आर द फाइनेंशियल क्रेडिटर, उनके आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इनके बिहाफ पर कैसे एक्ट करेंगे, पहले एक डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग होगी, वहां पे मीटिंग में जितने भी डिवेंचर होल्डर प्रेजेंट होंगे, दे आर द फाइनेंशियल, दिस इज एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर कवर्ड इन सेक्शन 21(6) और भी लोग कवर होते हैं, बट दिस इज वन एग्जांपल। ये मोर देन 50% मेजोरिटी से एक डिसीजन लेंगे कि साहब जब मीटिंग होगी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की, उसमें ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, किस एजेंडा आइटम पे किस में फेवर में वोट करेगा, अगेंस्ट में करेगा। दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय द डिवेंचर होल्डर्स बाय मोर देन 50% मेजोरिटी आउट ऑफ डिवेंचर होल्डर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन दैट मीटिंग। मीटिंग में जो प्रेजेंट है वोट करेगा, वो लोग उनमें जो मोर देन 50% मेजोरिटी चाहेंगे, उस मतलब इतनी मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास होगा, उस रेजोल्यूशन में जो भी डिसीजन हुआ, उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव विल एक्सरसाइज द वोटिंग राइट इन द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। मतलब क्या हुआ, अगर आपकी कंपनी के 500 डिवेंचर होल्डर है तो 500 अलग अलग डिवेंचर होल्डर के बिहाफ पे आप 500 तरीके से एक्ट नहीं करेंगे, उन सारे डिवेंचर होल्डर से कलेक्टिव डिसीजन होगा बाय मोर देन 50% मेजोरिटी कि साहब क्या करना है कमिटी ऑफ क्रेडिटर में, किस मैटर पे क्या फेवर में वोट करना है अगेंस्ट में। नाउ द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव विल एक्ट अकॉर्डिंगली, उस जो रेजोल्यूशन पास हो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। इसका नाउ इट इज नॉट टेकिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ईच एंड एवरी डिवेंचर होल्डर, उनका जो एक कलेक्टिव डिसीजन था बाय मोर देन 50% मेजोरिटी, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करेगा इन द मीटिंग ऑफ द कमिटी, इन द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 3A, क्योंकि ये बात सबसेक्शन 3 से सबसेक्शन 3 में तो लिखा होता आप सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर अलग अलग पूछेंगे,
और वो जैसा बताएंगे उसके हिसाब से वोटिंग राइट, बट प्रैक्टिकली इस तरह केस में पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई एक सबसेक्शन 3 ऐड किया गया इन द कॉन। इसका मतलब नेट इफेक्ट क्या हुआ, सबसेक्शन 3 हमने हटाया तो नहीं है। इसका मतलब अगर 21(6) इस यहाँ के फाइनेंशियल क्रेडिटर की अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है या 24 सबसेक्शन 5 के, इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में सबसेक्शन 3 के हिसाब से चलिए। इस सारे अलग अलग फाइनेंशियल क्रेडिटर से आप अलग अलग वोटिंग इंस्ट्रक्शन लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली वोटिंग राइट एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन अगर 21 सबसेक्शन 6 से के फाइनेंशियल क्रेडिटर के आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, देन इन दैट केस आप जो वोटिंग राइट एक्सरसाइज करेंगे एज पर सेक्शन 25A सबसेक्शन 3A। सबसेक्शन 3A बता था उनकी पहले एक मीटिंग होगी, उसमें मोर देन 50% मेजोरिटी से डिसीजन लिएगा, उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली जो कहा गया आप उसके अकॉर्डिंगली वोटिंग राइट एक्सरसाइज करें। लेकिन इसमें भी एक बात इन्होंने और ऐड कर दी, सबसेक्शन 3 में एक प्रोविजो डाल दिया। प्रोविजो क्या डाल दिया, बोला अगर यू आर रिप्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कवर्ड अंडर सेक्शन 21 सबसेक्शन 6 से, और अगर आपको वोटिंग करनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 12A आप जानते हैं विड्रॉल एप्लीकेशन, अगर याद हो हमने एक एप्लीकेशन लगा दी फॉर इनिशिएटिंग द CRP, अब एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस केस में याद है 90% मेजोरिटी की वोटिंग राइट कमिटी ऑफ क्रेडिटर वोटिंग होता है, और 90% अगर वोटिंग हो गई कि फेवर में कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं, इन दैट केस एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉन। उस केस में नाउ, और उस केस में इवन इफ यू आर द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर कवर्ड अंडर सेक्शन 21(6)(a), आपको सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली चलना। मतलब क्या हुआ, सारे अलग अलग जो डिवेंचर होल्डर होंगे सबसे अलग अलग आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, वो जो बोलेंगे उसके हिसाब से आपको वोटिंग राइट एक्सरसाइज करनी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जनरली देखिए, जनरली इफ यू आर द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर कवर्ड अंडर सेक्शन 21(6) और 24 सबसेक्शन 5 go according to subsection 3 of section 25A. But if you are the authorized representative of, in all the cases 21(6) या 24 सबसेक्शन 5 के फाइनेंशियल क्रेडिटर के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड वोटिंग हो, आपको सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन अगर आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर कवर्ड अंडर सेक्शन 21 सबसेक्शन 6A हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सरसाइज द वोटिंग राइट जनरली एज पर सबसेक्शन 3A ऑफ सेक्शन 25A। लेकिन अगर आपको वोटिंग राइट एक्सरसाइज करना इन द कॉन्टेक्स्ट सेक्शन 12A फॉर विड्रॉल एप्लीकेशन, फिर उस केस में even in that case if you authorize representative this one, you will exercise the voting right as per subsection 3 of section 25A। मतलब उस केस में सबकी अलग अलग परमिशन लेनी पड़ेगी, जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं ऑफ सबसेक्शन 6A। ये आपका एक, मैं एक बार पढ़ देता हूं, देखिए इसके अंदर क्या लिखा, फॉलोइंग सबसेक्शन 3 shall be added after subsection 3 of section 25A of section 25A, notwithstanding anything to the contrary contained in subsection 3। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन और सबसेक्शन 3 के ऊपर क्या प्रिवेल कर, सबसेक्शन 3 है, मैंने पहले बता दिया था। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किसका, अंडर सबसेक्शन 6A ऑफ सेक्शन 21, मतलब सेक्शन 21 सबसेक्शन 6A के अंदर दे रखा कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर अपना ऑथराइज अपॉइंट कर सकते हैं, shall cast his vote on behalf of all the financial creditors he represents in accordance with the decision taken by a vote of more than 50% of the voting share of the financial creditor he represent who have cast a vote। मतलब एक फाइनेंशियल क्रेडिटर की मीटिंग होगी, उसमें जो भी अपना वोट कास्ट करेंगे उसमें मोर देन 50% जो डिसीजन लेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंगली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव विल एक्ट। फिर इसका प्रोविजन देखिए क्या होता है, प्रोवाइडेड दैट फॉर अ वोट टू बी कास्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12A द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कास्ट ए वोट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सबसेक्शन 3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 12A के जो कॉन्टेक्स्ट में वोटिंग राइट एक्सरसाइज करना है, वहां पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव विल कास्ट हिज वोट इज अ प्रोविजन टू सबसेक्शन 3A लगा दिया। सबसेक्शन 3A इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर कवर्ड अंडर सेक्शन 21 सबसेक्शन 6A। अब उसका प्रोविजन डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन डाल, इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉन्टेक्स्ट में जब सेक्शन 12 प्रोविजन इस सबसेक्शन 3A के साथ, इसका मतलब अगर आप इवन इफ यू आर फाइनेंशियल ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर कवर्ड इन सेक्शन 21 सबसेक्शन 6A, अगर लेकिन सेक्शन 12A के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप वोटिंग राइट एक्सरसाइज करेंगे फॉर विड्रॉल एप्लीकेशन, तो आपका उस केस में वोटिंग राइट सेम एक्सरसाइज करेंगे जैसे सबसेक्शन 3 में रखा। मतलब सारे क्रेडिटर के अलग अलग ऑथराइजेशन लेंगे रिगार्डिंग द वोटिंग राइट, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे, कोर्ट्स के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 50, उसके एकदम स्टार्टिंग ऊपर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का एक टॉपिक दे रखा है, एंड उसमें एक डेफिनेशन देखिए रेजोल्यूशन प्लान की।
उसमें रेजोल्यूशन प्लान की डेफिनेशन में जो डेफिनेशन है वो एज उसमें एक लाइन और ऐड हो जाएगी डेफिनेशन लास्ट में. इट मे बी नोटेड दैट रेजोल्यूशन प्लान मे इंक्लूड प्रोविजंस फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉर्पोरेटर इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर. क्या मतलब हुआ? मतलब आपका रेजोल्यूशन प्लान जो है उसमें ये सारी चीजें भी हो सकती हैं. द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है इन द फॉर्म मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर. ये भी इस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कैन ऑल्सो मेड अ पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान. ये भी पॉसिबल है. ये अमेंडमेंट करके इन्होंने और क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी. इस तरह रेजोल्यूशन प्लान भी बन सकता है. वे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कैन प्रपोज फॉर मर्जर, अमलगमेशन की सब जो भी कॉर्पोरेटर है उसको हम अपने साथ मर्ज कर लेते हैं, उसको डी मर्ज कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट. वो भी रेजोल्यूशन प्लान के पार्ट में, मतलब रेजोल्यूशन प्लान कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ मर्जर, अमलगमेशन, डी मर्ज. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. अकॉर्डिंगली डेफिनेशन में ये लाइन ऐड हो गई है. नेक्स्ट पेज नंबर 50-51 पे देखिए. पर्सन नॉट एलिजिबल टू बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. ये सेक्शन 29A जो है आपका, कौन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता? उसके क्लॉज सी में, सेक्शन 29A क्लॉज सी, क्लॉज सी के सेकेंड प्रोविजो किसका? इन द एक्सप्लेनेशन नंबर 1 इसमें लिखा आफ्टर द वर्ड्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर द वर्ड्स और कंप्लीशन ऑफ सच ट्रांजैक्शन एज मे प्रिस्क्राइब शैल बी इंसर्टेड. एक्चुअली क्या वहां लिखा हुआ है कि रिलेटेड पार्टी में कौन कौन, पहले लिखा ना रिलेटेड पार्टी, उसमें लिखा रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए कॉर्पोरेटर का. अगर कॉर्पोरेटर का रिलेटेड पार्टी है तो वो कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं हो सकता. लेकिन हम किसको रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे? बोला अगर कोई रिलेटेड पार्टी बन गया बिकॉज ऑफ कन्वर्जन डेट इनटू इक्विटी तो उसे रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे. इसका दैट पर्सन कैन बिकम द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. एंड अब ये बोल रहा है कि वो रिलेटेड पार्टी बन गया बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेट इन इक्विटी और कंप्लीशन सच ट्रांजेक्शन एज मे प्रिस्क्राइब. अगर किसी और कोई ट्रांजेक्शन जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब उसकी कंप्लीशन की वजह से कोई रिलेटेड पार्टी बन गया है, उससे भी हम रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे. मतलब वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहे तो बन सकता है. अच्छा, ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ अमेंडमेंट सेक्शन 21 में भी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशन और कमिटी ऑफ क्रेडिटर. मतलब उससे हम रिलेटेड पार्टी नहीं मान रहे थे, उसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर का पार्ट बना सकते थे. वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि उससे हम रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे. अगर कुछ ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के रिलेटेड पार्टी बन गया तो उस केस में वो रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा. और सिमिलरली सेम ऐसा एक पेज नंबर 50 to 52 में यहाँ पे सेम, सॉरी, एक तो यहाँ पे क्लॉज सी, एक एक्सप्लेनेशन नंबर, एक क्लॉज जे में, एक क्लॉज सी में, एक क्लॉज जे में भी सिमिलर काइंड ऑफ अमेंडमेंट है. सेम सिमिलर के सेम. और कंप्लीशन ऑफ सच ट्रांजेक्शन प्रिस्क्राइब वहाँ पे ऐड हो गया है क्लॉज जे में इन एक्सप्लेनेशन नंबर 1. एंड बेसिकली इसका इफेक्ट ये है कि अगर पहले था कन्वर्जन डेट इन इक्विटी, सिमिलर काइंड ऑफ चीजों की वजह से कोई अगर रिलेटेड पार्टी बन गया ऑफ द कॉर्पोरेटर, हम उसे रिलेटेड पार्टी नहीं मान रहे. नहीं मानने का मतलब क्या हुआ? वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है. लेकिन अब क्या हमने कर दिया कि साहब कन्वर्जन डेट इक्विटी वो तो है, इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे उसकी कंप्लीट होने की वजह से कोई रिलेटेड पार्टी बन गया, अगेन वो रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा ऑफ द कॉर्पोरेटर. इसका वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है. नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 53. एग्जामिनेशन बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. इसमें एक सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 है. यही आपको टॉपिक एग्जामिनेशन बाय रेजोल्यूशन सेक्शन 30 सब सेक्शन 2. इसका जो क्लॉज बी है ये पूरा हटा के नया क्लॉज बी, मतलब पहले वाला ओमिट कर दिया, उसके न्यू क्लॉज बी, मतलब क्लॉज बी है बट न्यू. पहले उसमें ये लिखा हुआ था कि ऑपरेशन, मतलब आपका जो रेजोल्यूशन प्लान है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चेक करेगा. वो रेजोल्यूशन प्लान के में ऑपरेशनल क्रेडिटर के राइट्स का ध्यान रखा गया है. ध्यान ये रखा है कि उनको जो भी पेमेंट प्लान में हमने लिखा है इट शुड नॉट बी लेस देन द लिक्विडेशन वैल्यू, कुछ ऐसे लिखा होता. अब इसने दो बातें लिख दी. ये क्या है न्यू जो क्लॉज भी हो क्या बोलता है? दो बातें. पहला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर, बोला दो चीजें हैं. ऑपरेशनल जो प्लान में हम लिखा है, ऑपरेशनल क्रेडिटर को जो अमाउंट हम दे रहे हैं दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? दो चीजें, लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ देयर डेट. अब उनके डेट को अगर लिक्विडेट कर दें तो क्या वैल्यू मिलेगी ऑफ द डेट, और उनको अगर हम सेक्शन 53 में
कि अकॉर्डिंग एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें। याद होगा हमने सेक्शन 53 ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ डेट्स पढ़ा था, एंड उसमें पूरा था वाटरफॉल अरेंजमेंट पढ़ा था। सेक्शन 53 एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो उस केस में ऑपरेशन क्रेडिटर को क्या मिलेगा? व्हाट द ऑपरेशन क्रेडिटर विल गेट इन केस वी डिस्ट्रीब्यूट द एसेट्स एज पर सेक्शन 53। एक ये अमाउंट निकालो, अमाउंट विच द ऑपरेशन क्रेडिटर विल गेट इन केस वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एज पर सेक्शन 53, और एक लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ द डेट। दोनों में बीच जो हायर है, ये और ये, इन दोनों जो भी हायर है, वो अमाउंट से कम ऑपरेशनल क्रेडिटर को अमाउंट नहीं मिलना चाहिए। मतलब जो ऑपरेशनल क्रेडिटर को हम अमाउंट देने की बात करें इन द रेजोल्यूशन प्लान जो लिखा हमने, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ द डेट और द व्हाट दे वुड हैव गॉट इफ इट डिस्ट्रीब्यूट एज पर सेक्शन 53 विच एवर हायर। मतलब इन दोनों के हिसाब से जो भी हायर है वो अमाउंट इज द मिनिमम, उससे कम उनको नहीं मिलना चाहिए। ये बात आपकी प्लान में लिखी होनी चाहिए, तभी जाके द रेजोल्यूशन प्रोफेसर विल अप्रूव द प्लान। वो चेक करेगा सारी चीज आपको, ठीक है। मतलब पहले खाली एक ही, इन दोनों में से एक ही चीज को हम कंपेयर करते हैं, इनमें से उससे कम नहीं होना चाहिए। हम दो चीज लिख रहे हैं, लिक्विडेशन वैल्यू एंड एज पर सेक्शन 53 जो मिलना चाहिए। दोनों में जो भी हायर है उससे कम हम नहीं देंगे, उतना या उससे ज्यादा देने की बात हम प्लान में लिखें। ये बात चेक करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सेकंड, इसी के अंदर बी के दो पॉइंट्स हो गए, पहले बी एक ही था, बी के दो सब पॉइंट्स हो गए, सब पॉइंट 1, सब पॉइंट 2। सब पॉइंट 1 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर, सब पॉइंट 2 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। किस कॉन्टेक्स्ट में? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर कॉन्टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? वो फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में वोट नहीं किया इन फेवर द रेजोल्यूशन प्लान, जिन्होंने रेजोल्यूशन प्लान के फेवर में वोटिंग नहीं की है, फाइनेंशियल हु डू नॉट वोट इन फेवर द रेजोल्यूशन प्लान shall receive an amount that is not less than the liquidation value। ये भी आपके रेजोल्यूशन प्लान में लिखा होना चाहिए। वो फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने आपको रेजोल्यूशन प्लान के फेवर में वोट नहीं किया, उनको कम से कम इतना अमाउंट मिलना चाहिए जो कि उनकी लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ द डेट से कम नहीं होना चाहिए। मतलब उनके डेट की लिक्विडेशन वैल्यू जो भी है उससे कम उनको नहीं मिलना चाहिए, उतना या उससे ज्यादा। ये बात भी रेजोल्यूशन प्लान में जरूर लिखा होना चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी चेक्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये एक नया चीज आ गई जो पहले नहीं थी। और यहाँ ऑपरेशनल क्रेडिटर वाले में पहले हम एक ही चीज से कंपेयर करते थे, इस अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए। अब हम दो चीजें लेंगे, दोनों में जो हायर है उससे कम ऑपरेशनल क्रेडिटर को नहीं मिलना चाहिए। तो एक तो यहाँ भी चेंज आ गया और ये नया ऐड हो गया, इन पॉइंट नंबर बी में एक सब पॉइंट 2 आ गया, ठीक है। नाउ पेज नंबर 53 पे देखिए, अप्रूवल बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। इसमें कुछ भी नहीं है, उसमें लास्ट में लिखा हो ना कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर जब आपको रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करेगी, इट विल कंसीडर द वेरियस थिंग आफ्टर कंसिडरिंग इज फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी। बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज और ऐड हो गई, आफ्टर कंसिडरिंग फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी। और क्या ऐड हो गया? द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोज विच में टेक इनटू अकाउंट द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अमंग द क्रेडिटर एल लेट डाउन इन सेक्शन 53 सबसेक्शन 1। मतलब कुछ और पहले क्या था, कमिटी ऑफ क्रेडिटर कुछ चीजों कंसीडर करते हुए प्लान को अप्रूव करती थी, अब उनको तो कंसीडर करेगी प्लस और भी चीजें कंसीडर करते हैं, किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑफ द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेटर। ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए दिल अप्रूव। उसका एक इफेक्ट सेक्शन 30 सब सेक्शन 4 में आ रखा है, वो आपके नोट्स में दे रखा है। पेज नंबर 54 पे देखिए, इसमें अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान सेक्शन 31, approval resolution plan. In the topic approval by adjudicating authority, section 31 subsection 1, in the first para, last sentence shall be replaced by, actually क्या है, section 31 subsection 1 में इसके फर्स्ट पैरा के लास्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? एक बार प्लान अप्रूव कर दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, देन इट शैल बी बाइंडिंग ऑन द एम्प्लॉइज, मेंबर्स, क्रेडिटर्स, सो एंड सो। अब उसमें ऐड क्या कर दिया उन्होंने, नया क्या ऐड कर दिया, सर रेजोल्यूशन प्लान शैल बी बाइंडिंग ऑन द कॉर्पोरेटर एंड इट्स एम्प्लॉई, मेंबर्स, ये तो सेम था पहले से। अब क्या और किस पर बाइंडिंग हो, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी लोकल अथॉरिटी टू whom the debt in respect of the payment of dues arising under law for the time in force, such as authorities to whom state dues are owed। ये कुछ ही और ऐड कर दिए हैं, गारंटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स पहले से था, इसका कुछ ही ऐड क्या कर दिए कि पहले ये प्लान एक बार अप्रूव हो जाए, कुछ लोगों पे बाइंडिंग था, अब गवर्नमेंट पे भी बाइंडिंग है, स्टेट गवर्नमेंट बाइंडिंग है, लोकल अथॉरिटी बाइंडिंग है, उन पे भी बाइंडिंग है, ये आपको इफेक्ट आ गया। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ जो लास्ट सेंटेंस वो हटा के उसकी जगह पूरा एक मैंने पैराग्राफ बना दिया है,
एंड ये आप पढ़ लीजिए। ये सब प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, इसमें कुछ टेक्निकल ये वाला कोई अमेंडमेंट नहीं है। देखिए नेक्स्ट इज पेज नंबर 56। पेज नंबर 56, इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। सेक्शन 33। इसमें सबसेक्शन 2 के बाद एक एक्सप्लेनेशन ऐड हो गया। आफ्टर सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन ऐड हो गया। वो क्या देखिए, मैं पढ़ देता हूं एक्सप्लेनेशन। For the purpose of this subsection, subsection 2, it is hereby declared that the committee of creditor may take the decision to liquidate the corporate debtor any time after its constitution under section 21 subsection 1 and before the confirmation of the resolution plan, including at any time before the preparation of the information amendment। क्या मतलब है? मान लिया this is the date of constitution of committee of creditors under section 21 subsection 1। बोले यहां से लेके let's say this is date of approval of resolution plan। let's say यहां एक date of प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। आपको याद हो एक डॉक्यूमेंट कॉर्पोरेट डेटर की तरफ बना के रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को दिया था, जिसके बेसिस वो अपनी प्लान रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द कॉर्पोरेटर, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये बोल रहा है कि सब जिस दिन कमिटी के कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 20 उस दिन के बाद, उस दिन से लेके प्लान अप्रूव होने से पहले इवन इससे पहले कहीं भी लिक्विडेशन का डिसीजन ले सकती है। दे में टेक अ डिसीजन रिजॉल्व के हम लिक्विडेशन में जाएंगे। मतलब इस बात को एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में क्यों डाला, मैं रीजन समझाता हूँ। जनरली अभी तक हम ये इंटरप्रिटेशन ले लेते थे, ये सब ऐसा है कि हम यहां तक जाएंगे, प्लान फाइनली अब नहीं अप्रूव हुआ, नाउ लिक्विडेशन में जाएंगे या अदर सर्कमस्टेंसेस, मतलब यहां तक पहले हम जाएं। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन का इफेक्ट ये है कि जरूरी हम यहां तक जाएं। कमिटी ऑफ क्रेडिटर चाहे तो इस स्टेज पे भी अभी हमने कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को इनवाइट नहीं किया, कोई हमने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार नहीं किया, हम स्ट्रेट अवे वी डोंट वांट टू एक्सप्लोर फर्स्ट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, वी स्ट्रेट अवे वांट टू गो इनटू लिक्विडेशन। तो हम यहाँ भी डिसीजन ले सकते हैं लिक्विडेशन का। मतलब क्लेरिफाई कर दिया कि सब लिक्विडेशन का डिसीजन कमिटी जब बनी, कमिटी के उस दिन से के बाद कभी भी ले सकती है, नॉट नेसेसरी कि स्टेज पे आए तभी ले, यहाँ भी ले सकती है, यहाँ भी ले, कहीं भी ले सकती है, एट एनी टाइम। दैट हैज बीन मेड वेरी क्लियर। तो भाई आपको लग रहा है कि इंसॉल्वे एक चीज देखो, एक तरीका होता ना, मैं पहले एक स्टेप लूँ, उसमें कुछ अगर लगता है कि कुछ बात बन जाएगी तो ठीक है, नहीं बनी तो हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। लेकिन हमें पहला स्टेप लेने में कोई बात बनती नजर ही नहीं आ रही, मतलब वी कांट फोरसी कि साहब ये करके कोई फायदा ही नहीं हुआ तो हम करें क्यों, तो डायरेक्टली हम सेकंड स्टेप लेते हैं, सीधा हम लिक्विडेशन चल जाते हैं। दैट्स आइडिया। इस वाला कमिटी ऑफ क्रेडिटर को राइट दे दिया कि आप चाहें तो कभी भी लिक्विडेशन का डिसीजन ले सकते हैं एट एनी टाइम, नॉट नेसेसरली कि पहले हम रेजोल्यूशन प्लान बनवाएं, पहले सारी चीज एक्सप्लोर करें। आप उससे पहले ही सेकंड स्टेप पे जानते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आपको कोई पॉसिबिलिटी नजर ही नहीं आ रही कि रिवाइवल की इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व हो सकती है, कोई तरीका ही नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए मैं, और ये जो पेज नंबर 56 पे जो सेक्शन में अमेंडमेंट आई है उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट पेज नंबर 57, 58 पे आपको आ रखा है, वही आपका मैं लिख दिया। इट में भी नोटेड दैट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में टेक द डिसीजन टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर एनी टाइम आफ्टर इस कॉन्स्टिट्यूशन, कभी भी आप डिसीजन ले सकते हैं एनी टाइम आफ्टर इस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 एंड बिफोर द कन्फर्मेशन, रेजोल्यूशन प्लान कन्फर्म होने से पहले, इंक्लूडिंग एट एनी टाइम बिफोर द, मतलब हो सकता है इस स्टेज पहले यहाँ भी ले सकते कभी भी। एंड आइडिया इज बेसिकली अगर आप फर्स्ट स्टेप को एक्सप्लोर ही नहीं कराते या आपको लगता है कि कोई फायदा ही नहीं होगा उससे, तो डायरेक्टली भी सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं। दैट हैज बीन क्लेरिफाइड इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन आफ्टर सबसेक्शन 2 सेक्शन 33 सबसेक्शन 2। ये छोटे छोटे बहुत सारे अमेंडमेंट थे इन द आईबीज। तो जो मटेरियल मैंने आपको दिया था उस मटेरियल के अंदर ये सारे अमेंडमेंट्स थे, तो मैंने सारे अमेंडमेंट करा दिए। ठीक है।